नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569060897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, यूपीपीएससी पेड क्विज। क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, ये बुक का नाम है। किसने लिखा है इसको? तो इंडिया के फील्डिंग कोच रहे थे आर कौशिक, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे आर श्रीधर जो बी विकल्प में है, इन दोनों ने मिलकर के एक पुस्तक लिखी है कोचिंग बियॉन्ड, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा, विकल्प सी करेक्ट होगा। इसमें देखें हाल ही में दमन की दिव्या, ठीक है, ये एक कह लीजिए प्रचलित नाम है किसका? प्रभाबेन शोभग चंद शाह, ये पूरा नाम है इनका। इनका निधन हो गया है अभी जो है जनवरी में, 18 जनवरी को हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि इनको पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार ने किस वर्ष में सम्मानित किया। तो प्रभाबेन जो है ये दमन दीव की जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ की एक सोशल वर्कर थी, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए दमन की दिव्या के नाम से इनको एक तरीके से पुकारा जाता था। तो अभी लास्ट ईयर ही 2022 में इनको पद्मश्री मिला था, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय डाक विभाग ने समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की एक पहल शुरू की है जिसका नाम है तरंग मेल सेवा, ठीक है। तो कहाँ से इसको शुरू किया गया है? तो इसमें जो है सी रूट को यूज करके यहाँ पे डाक पार्सल वगैरह जो है सब पहुंचाया जाएगा। गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है इसको। किस राज्य सरकार ने राज्य के सूखा पीड़ित किसानों के लिए 467 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल संरक्षण योजना को है अभी हाल ही में शुरू किया है? तो 2022 में जिन किसानों की फसलें सूखे से प्रभावित हुई उनके लिए यहाँ पे इतने अमाउंट के साथ एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम जो है इसको शुरू किया है झारखंड स्टेट ने। हाल ही में किस राज्य के मांड्या जिले में स्थित चिक्कार सिनाकेरे, ये गांव का नाम है, इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा, इसको तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। तो ये जो है चिक्कार सिनाकेरे गांव है कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ का मांड्या जिला जो है। भारतीय नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स है ना। देखिए दो चीजें पढ़ लीजिएगा एक बार सर्च करके, ट्रोपेक्स और सी विजिल, ठीक है। इनको जो है यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने सर्वाइकल कैंसर के लिए देश का पहला होना चाहिए था, कोई नहीं, स्वदेशी रूप से विकसित, ये देखिए हमने पहले भी सर्वावैक के बारे में बात की थी ना पिछले कुछ वीडियोस में। तो इसको डेवलप किया है जो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होता है। तो रिसेंटली जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था उसी के आसपास इसको जो है लॉन्च किया है सीरम इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। तो QHPV टाइप ऑफ वैक्सीन होती है सर्वावैक। 74th जो हमारा इंडिपेंडेंस नहीं रिपब्लिक डे यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, कोई नहीं, करेक्शन करेंगे। तो हमारे चीफ गेस्ट थे ये अब्दुल फतेह अल सीसी। तो किस देश के राष्ट्रपति हैं ये? तो ये हैं कहाँ के? इजिप्ट के, ठीक है। जो दिल्ली में परेड होती है वहाँ पे ये चीफ गेस्ट थे। पद्मश्री पुरस्कार अभी जो है अनाउंस किए गए थे इंडिपेंडेंस डे पे। तो उसी में उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री वाले थे 7 और एक पद्म विभूषण भी मिला है मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत। ये आपको भी बता दिया कि कौन सा अवार्ड मिला है पद्म विभूषण मुलायम सिंह जी को। अब इसमें कुल पद्म पुरस्कार जो मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इनकी कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो कुल है 106। तो कैटेगराइजेशन जो है वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें जो अनाउंस किया गया है ये पद्म विभूषण जो है वो 6 है, पद्म भूषण 9 और 91 पद्मश्री। ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय निवेश कोष है ना, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की जो स्थापना या गठन किया किस वर्ष में? तो नवंबर 2005 में इसको गठित किया गया था, इस फंड को। इसका पर्पज़ ये था, देखिए, कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती हैं तो गवर्नमेंट उसको डिसइन्वेस्ट करती है ना, डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उससे पैसा प्राप्त होता है उसको कहाँ पे चैनलाइज करना है, उसके रेफरेंस में ये फंड जो है कार्य करता है। इसमें देखिए रक्त जो हमने पहले बात की हुई है, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, है ना, तो गर्म रक्त वाले इसमें से क्या होते हैं? तो मैमल्स हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि जैसे जितने भी रेप्टाइल हैं, एम्फीबियन, फिश, है ना, इंसेक्ट, इन्वर्टिब्रेट, ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, क्योंकि ये अपने इंटरनल टेम्परेचर जो होता है बॉडी का, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर के चेंज होने के साथ उसको रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वहीं जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो मेंटेन कर लेते हैं इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को। वार्म ब्लडेड के एग्जाम्पल याद रखा करिए, मैमल्स, और जैसे ह्यूमन हो गया, कैट, डॉग, जितने भी ये बर्ड्स होते हैं, ठीक है, एलिफेंट, गाय, भैंस, ये सब क्या हो गया, इसमें आ गए, है ना, वार्म ब्लडेड में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए 3 वेदों को कलेक्टिवली वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। पहले भी इन चीज़ों के बारे में बात की गई है। अथर्ववेद को छोड़ दीजिए, बाकी के 3 हो जाते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। बी को चुनेंगे। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन। 2 अस्पा और सिंह अस्पा जो है, ये प्रथाएं किसने शुरू की थी? तो मुगल काल में देखेंगे जो मनसबदार होते थे उनके रेफरेंस में ये रैंकिंग का एक सिस्टम स्टार्ट किया था जहांगीर ने। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, इन्होंने भारतीय मृदा को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो इनके द्वारा जो बताया जाता है कुल 8 प्रकार की मृदा के बारे में, ठीक है, ICAR के द्वारा। जैसे बता देते हैं आपको, एलुवियल सॉइल है, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल, फिर जैसे रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, इसके बाद होता है आपका ये माउंटेनियस और फॉरेस्ट टाइप की जो है उसको एक प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। फिर जो शुष्क क्षेत्रों वाली है, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। फिर क्या बच गया? सलाइन और अल्कलाइन सॉइल, और लास्ट में पीटी एंड मार्शी सॉइल, ठीक है। ये कुछ 8 क्लासिफिकेशन होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, या फिर एक बार सर्च करके देख लेंगे तो वहाँ से याद हो जाएगा। अब इसमें है कि तमिल भूमि की बाइबल किसे कहा जाता है, ठीक है। तो तमिल रीजन में आप देखेंगे जैन इन्फ्लुएंस भी काफ़ी है, संस्कृत का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो उन्हीं सबका क्लासिकल एक वर्क है तिरुकुराल जो है, इसको कहा जाता है। तो इसको ही बाइबल के रूप में जो है संदर्भित करते हैं। ऋग्वेद जो कि हमारा सबसे प्राचीन वेद है, तो इसका पहला मंत्र किस देवता की स्तुति से आरंभ होता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होती है, ठीक है, तो उसमें देखते हैं अग्नि को ही जो है एक तरीके से प्रायोरिटी दी जाती है ना, तो अग्नि को ही यहाँ पे सबसे पहले संबोधित करते हैं। इनकी स्तुति से ये प्रारंभ होता है और पहला शब्द जो ऋग्वेद का है वो अग्नि ही है, ठीक। किस वेद को ब्रह्मा वेद से वेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि अथर्ववेद में जो भी कह लीजिए मंत्रोच्चारण है, तो मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ही अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद जो है कहा जाता है, तो हम डी को चुनेंगे। अगला है कि शशगनी नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो सल्तनत काल में फिरोज तुगलक का टाइम पीरियड आप देखेंगे तो ये इसने मतलब चलाया शशगनी नामक चांदी का सिक्का, जो कि इक्वल होता था। उसी समय देखेंगे जीतल नाम का सिक्का चलता था, है ना, तो 6 जीतल के बराबर 1 शशगनी होता था, ठीक। आगे देखें, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये कब बनाया गया था? तो ये जो है 2008 में बनाया गया और 2009 से प्रभावी है। इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये टर्म है ना, जैसे कहा जाता है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं, तो अनऑर्गेनाइज वर्कर को सबसे पहली बार इसमें जो है डिफाइन भी किया गया था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया में आप देखते हैं चोल टाइम पीरियड है ना, चोल डायनेस्टी साउथ इंडिया में, तो इन्होंने जो है मतलब इसी चोल आर्ट का एग्जांपल है नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति, जो किस देवता की मूर्ति होती है? शिव जी की, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान देंगे कि इसमें मतलब चोल डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ही नटराज की जो मूर्ति बनी है ना, तो नटराज को एज अ सिंबल माना जाता था किसका?
रॉयल्टी का, रॉयल होने का, ठीक है। और लोगों में आपस में फेस्टिवल्स के दौरान इसको एक्सचेंज करने में एक दूसरे के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। तो उसी समय से ये काफ़ी पॉपुलर हुई आकृति। तो ध्यान रखेंगे, चोल कला का उदाहरण है नटराज की कांस्य की मूर्ति। इसमें देखें गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी जिनका नाम था कुमार देवी, ठीक है। तो इन्होंने धर्मचक्र जिन विहार का कंस्ट्रक्शन किया था, उस जगह का नाम बताना है। तो विहार आपने जैसे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वगैरह पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे चैत्य और विहार ये सब बनवाए जाते थे। तो उसी क्रम में यहाँ पे इसको बनवाया गया था आपका जो है सारनाथ में, ठीक है। डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। जरा ये बताइएगा हमको कि गढ़वाल डायनेस्टी जो है ये कहाँ, किस रीजन से संबंधित थी, ठीक है। शोला वन का संबंध जो है इसमें से किन पहाड़ियों से या किस क्षेत्र से मान लीजिए, तो साउथ इंडिया में आप देखते हैं जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, ठीक है, साउथ पेनिनसुलर हिल्स कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ये माउंटेन फॉरेस्ट है उसी को ही शोला वन कहा जाता है। अब देखिए जो सलाइन वाटर होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इधर देख लीजिए गुजरात के रीजन में, राजस्थान में जिन एरियाज़ में सॉल्ट जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे एरियाज़ के जो सलाइन वाटर है जिनमें जो है सॉल्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ उगने वाले पौधों की जो कह लीजिए कैटेगरी के रूप में जो नाम होता है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो इनको हेलोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। सी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जात नहीं है, ठीक है। तो हिमालयन वेजिटेशन के अगर हम एग्जाम्पल की स्पीशीज़ यहाँ पे जो 4 लिखी हैं देखेंगे तो जूनिपर, सिल्वर फर, स्प्रूस ये सब तो होंगे। इसको एक बार देख लीजिएगा जो है उसमें एनसीईआरटी बुक में भी चाहे तो। महोगनी जो है ये हिमालयन वेजिटेशन का पार्ट नहीं होता, ये आप देखेंगे नीचे जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, इन सब में पाए जाते हैं, जैसे महोगनी, रोजवुड ये सब, ठीक। अब है कि सदाबहार वन जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये वेस्टर्न घाट का जो रीजन आप देखते हैं ये है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया। अब है कि भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, तो ये फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया था 1954 में, ठीक है। जो है ऐसे एरियाज जहाँ पे फ्रीक्वेंट है ना ड्रॉट, उस ड्रॉट नहीं माफ़ कीजिएगा, फ्लड की सिचुएशन, तो ऐसे एरियाज़ के प्रोटेक्शन और वहाँ पे जो है ऐसे वाटर के निकासी के लिए कह लीजिए जो सिस्टम्स वगैरह डेवलप किए गए इसमें देखिए कॉलोनियल टाइम में एक जो है संगठन चला था, है ना, मूवमेंट कह लीजिए, तो उसी से संबंधित यहाँ पे थे CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज। इनके नाम देख लीजिएगा। जस्टिस मूवमेंट चलाया गया था। मेन पर्पस इसका ये था कि जो है ये आपका जॉब्स को सिक्योर करना, और लेजिस्लेचर में जो नॉन ब्राह्मण्स थे साउथ इंडिया में, मद्रास प्रेसिडेंसी जो था, ठीक है, तो नॉन ब्राह्मण्स को लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन मिले। ये 2 मुख्य रूप से उद्देश्य थे इसके। इसमें देखें कौन सा भारत का सबसे बड़ा ज्ञात दफन स्थल है, यानी कि ब्यूरियल साइट है, तो एक एंशियंट जो है कह लीजिए लगभग 3800 साल से पहले की साइट डिस्कवर हुई थी उत्तर प्रदेश के बागपत में, जहाँ पे गांव है सनौली, है ना। यहाँ पे लगभग एक साथ 126 डेड बॉडीज जो हैं इनको मतलब दफन किया हुआ डिस्कवरी हुई थी। तो कार्बन डेटिंग वगैरह टेस्ट जो हुआ उससे ये चीज़ कंफर्म हुई कि ये जो है अब तक का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ब्यूरियल है इंडिया में, ठीक। तो नाम ध्यान रखिएगा, विकल्प ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें से जो फसलें हैं किसको वर्षा आधारित फसल माना जाना चाहिए, यानी कि रेन फेड क्रॉप्स। तो पानी की जो है रिक्वायरमेंट होने के कारण कपास, सोया और रबर, है ना, तीनों को मानेंगे हम। नेक्स्ट है कि थांगटा मार्शल आर्ट इसमें से किस राज्य की एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, तो मार्शल आर्ट फॉर्म जो है ये की जाती है यहाँ पे मणिपुर में। देखिए यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, इनको पूर्व से पश्चिम में जो है लगाना है, तो यहाँ पे बता दे रहे हैं खैर वैसे, लेकिन प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैप में लोकेट करके देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। मिकिर जो देखते हैं आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, काजीरंगा के रीजन में, तो सबसे पूर्व में ये हो जाएगा, ठीक है। और सबसे साउथ में है कार्डिमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ जो हैं, तो मैप में देखेंगे तो यही सबसे लास्ट में बनेगी, यानी कि वेस्ट में। तो डी वाला विकल्प हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसको मैप में एक बार देख लीजिएगा प्लीज़। इसमें देखिए माउंट कोसियसजको, है ना, ये नाम है, तो किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है।
अब इसमें से कोल्ड ओशन करंट जो है वो कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अलास्का करंट जो है ये वार्म होती है, विकल्प सी आउट हो जाएगा। इसमें से किसने उद्बोधन नामक एक पत्रिका जो है उसको स्टार्ट किया था? तो उद्बोधन का संबंध है स्वामी विवेकानंद जी से। अब इन शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, तो मैप में इसको भी देखेंगे आप, तो सबसे मतलब ऊपर में होगा उत्तर में शिमला, ठीक है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर मैप में अगर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर जो है ये ऐसे लैटिट्यूड वाइज थोड़ा ऊपर है, लखनऊ नीचे है ना, तो ईटानगर पहले आ जाएगा, फिर लखनऊ आएगा 4 नंबर, फिर मेघालय का शिलोंग, है ना। 3 तो 2 1 4 3, ये कौन सा बन रहा है? सी वाला। इसको एक बार मैप में देख लीजिएगा, ये वाला भी। आगे है कि कौन सी फसल मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में सर्वाधिक प्रभावी है ना। तो ये जो सॉइल इरोजन की घटना है उसको रोकने के लिए अगर किसी मान लीजिए खेत में ऐसी समस्या है तो वहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है अरहर की जो दाल होती है उसका। अब यहाँ पे घास के मैदान और उनके संबंधित क्षेत्र हैं। यूपीपीएससी आयोग का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, प्लीज़ ये पूरी लिस्ट देखा करिए, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें विकल्प ए के अनुसार सही हो जाएंगे। इसको मैच करके एक बार देख लीजिएगा। देखिए, संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के बगैर जो कोई चीज़ होती है उसको आप एक संप्रभु कह सकते हैं, शब्द उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया एज अ नेशन आप यूज़ करते हैं ना, कि जैसे प्रीम्बल में भी दिया हुआ है कि हम एक सॉवरेन नेशन है, हमारे पास कोई भी हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, ठीक है। परंतु अब उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करें भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट के ऊपर, तो पार्लियामेंट हमारी संप्रभु यहाँ पे जो 4 चीज़ें दी हुई हैं इसकी वजह से नहीं है ना। तो वही कहा जा रहा है कि भारतीय संसद की संप्रभुता पर निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं, यानी कि लिमिटेशंस हैं। संसद कुछ भी करने के लिए जो है अधिकृत नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि संसद जो है जो भी चाहे कानून बना दे मनमर्जी, ठीक। तो अब उसमें लिमिटेशन के क्रम में अगर हम देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हमको दिए गए हैं, ठीक है, उनको कर्टेल ना कर पाना, है ना, उनके संबंध में कुछ भी ना कानून बना पाना, ये एक लिमिटेशन है पार्लियामेंट के ऊपर। तो पहला विकल्प बिल्कुल ठीक है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू जो कोर्ट में हो जाता है किसी लॉ को, है ना, सही है या नहीं उसका इंटरप्रिटेशन करके इलीगल भी डिक्लेयर किया जाता है, तो ये भी लिमिटेशन है। फेडरल स्ट्रक्चर हमारा जो है संघवाद, ठीक है, स्टेट्स भी अपने आप में पावरफुल हैं, ठीक है, तो उसके रेफरेंस में भी पार्लियामेंट जो है सुप्रीम नहीं है कि कुछ भी वहाँ पे कर सकती है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है कि क्या किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, क्या नहीं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का लिमिटेशन है। तो चारों ही यहाँ पे जो है सॉवरेनिटी के ऊपर हमारे पार्लियामेंट के लिमिटेशंस बनाते हैं। तो हम 1 2 3 4 सबको चुनेंगे। इसमें सही युग्म चुनना है, कुछ वाटरफॉल हैं और संबंधित नदी है, ठीक है। तो 3 जो पेयर हैं तीनों ही हमारे सही हैं, इनको देख लीजिए एक बार रुक के। आगे है तेमुचिन किसका मूल नाम था, ठीक है। तो मंगोल चंगेज खान जो था इसका नाम था तेमुचिन। भारत में किसी भी प्रोडक्ट को जो पेटेंट दिया जाता है, किसी के नाम पर रजिस्टर किया जाता है, तो उसकी कह लीजिए समयावधि कितनी होती है? तो पेटेंट दिया जाता है 20 सालों के लिए, ठीक है। और आप जरा ये बताएं हमें कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? ये पहले आपको बताया गया है, ये जरा बताइए कमेंट करके। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इन समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो क्रोनोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आ जाएगी अशोक मेहता समिति, ये 1977 में गठित की गई। उसके बाद आएगा आपका जो है हनुमंत राव समिति, ठीक है, ये 1984 में गठित की गई थी। और उसके बाद आ जाएगा LM सिंघवी कमेटी, ये 1986 की है। और PK तुंगन समिति ये 1989 की, ठीक। तो ये क्रम बनेगा। तो कौन सा हो गया इसमें से? बी वाला, ठीक। आज के वीडियो में यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस जो मैप वाले हैं प्लीज़ कम से कम उनको मैप में देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।